Hello guys, welcome to the channel Enjoy Learning Science. I hope you all are doing well. So, in our last video we have done our chapter summary, explanation, and now we are doing the back exercise. So let's start. Our first question is, what is a habitat? So, a habitat is the natural home or environment where a living thing, plant or animal lives and provides everything which the organism needs to survive, like food, water, air, shelter, etc. So, the habitat is the place, is the natural home of any organism, ठीक है, जहाँ पर वो रहते हैं, वो अपना सरवाइव करते हैं और उनको उनके नेचुरल हैबिटेट, उनकी जो नेचुरल नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो फुलफिल होती हैं. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now our second question is, how are cactus adapted to survive in a desert? अब जो कैक्टस है वो कैसे खुद को अडेप्ट करता है डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए. लेट्स सी. Okay, so the cactus is adapted to survive in deserts through adaptations like spines. अब जो कैक्टस है उसमें कुछ adaptations होती हैं, जैसे जो उसकी spines हैं, जो modified leaves हैं, जो needle like उसकी leaves होती है जिनको हम spines कहते हैं. अब वो क्या करती हैं, वो वाटर लॉस को रिड्यूस करती हैं. ठीक है, जितना कम वाटर लॉस होगा उतना ही प्लांट जो है ज़्यादा सर्वाइव करेगा. ठीक है. एंड सेकेंड पॉइंट इज देयर फ्लैशी स्टेम. अब उसके फ्लैशी स्टेम में जो है वो वाटर स्टोर होता है. ठीक है, और वो वही स्टेम फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करती है. अब उसकी एक थिक वैक्स होती है क्यूटिकल की, जो उसको सील करती है, उसके मॉइस्चर को सील करती है. मतलब कि जो उसका वाटर कंटेंट है वो प्लांट की बॉडी से बाहर ना जाए, इसीलिए वो एक बैरियर का काम करती है. नाउ एक्सटेंसिव और डीप रूट सिस्टम्स फॉर क्विक वाटर एब्जॉर्प्शन. अब जो कैक्टस की जो रूट्स हैं वो ग्राउंड में, अंडरग्राउंड में इतनी ज़्यादा डीप हैं कि वो फटाफट ग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब करके रूट्स के थ्रू पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं. अब जो क्या है कि इसमें वाटर स्टोरेज का भी सिस्टम है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. और जो स्पाइंस हैं, क्योंकि वो निडल लाइक लीव्स होते हैं, तो फिर वो जो एनिमल्स हैं उनसे भी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो एनिमल्स वहाँ पे हैं, जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं डेजर्ट एरिया में, उससे प्लांट को कोई भी लॉस ना हो. So our question number 3 is filling the blanks. First, the presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक फीचर्स जो उसको उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए मोटिवेट करते हैं या उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सो दैट आर नोन एज अडेप्टेशंस. ओके, नाउ नेक्स्ट फिलअप. Now next fill-up is, the habitats of the plants and animals that live on land are called dash habitat. अब जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उनकी हैबिटेट को हम क्या नाम देते हैं? लेट्स सी. सो दैट आर नोन एज टेरेस्ट्रियल. नाउ नेक्स्ट फिलअप इज, the habitats of plants and animals that live in water are called. अब पहले हमने लैंड की बात की थी, अब हम
वाटर की बात करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हमारे वाटर में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, दैट आर नोन एज एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, अब पानी में रहने वालों को हम एक्वेटिक एनिमल्स कह देते हैं, तो उनकी हैबिटेट होगी एक्वेटिक। नाउ आवर नेक्स्ट फिलअप इज सॉइल, वाटर एंड एयर आर कॉल्ड डैश फैक्टर्स ऑफ द हैबिटेट। अब सॉइल, वाटर और एयर जो हैं वो नॉन लिविंग हैं तीनों ही, तो हम इनको क्या कहेंगे, हमारी नॉन लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम कौन से फैक्टर्स बोलते हैं, दैट आर एबायोटिक फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट फिलअप इज चेंजेस इन आर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू दैम आर कॉल्ड। अब जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं और हम जो उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, so that changes are known as stimulus to us. Now our next question is, now question number 4, which of the following things in the list are non living। अब यहाँ पे इन्होंने हमें एक लिस्ट दी है जिसमें से हमें ये बताना है कि लिविंग कौन से हैं और जिसमें से हमें नॉन लिविंग बताने हैं सिर्फ। ठीक है, सो आवर फर्स्ट इज प्लो। प्लो हल को कहते हैं, ठीक है, और एक खेत जोतने में काम आता है, तो इसका जो काम है वो हम उससे हम जो है अपनी लैंड को रेडी करते हैं फॉर सोइंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मशरूम। तो जो प्लो हुआ वो नॉन लिविंग था। ठीक है, नाउ मशरूम, मशरूम इज ए वेजिटेबल और इट्स अ प्लांट पार्ट, सो हम इसको, और क्योंकि प्लांट पार्ट है तो ये हमारा लिविंग हो गया। नेक्स्ट इज स्विंग मशीन। अब कपड़े सिलने की मशीन है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, ठीक है, तो ये भी हमारा नॉन लिविंग के अंडर आ जाएगा। रेडियो, ये भी नॉन लिविंग है। ठीक है, बोट, अब बोट भी नॉन लिविंग है। वाटर हाइसिंथ, जो वाटर हाइसिंथ है ये एक फ्लावर है, अब क्योंकि जो फ्लावर है वो प्लांट का पार्ट है तो ये लिविंग हो गया। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म इज एन इंसेक्ट और इंसेक्ट्स जो है वो लिविंग हो गए। नाउ अब इसमें जो है हमारा प्लाउ, स्विंग मशीन, रेडियो एंड बोट, दीज 4 आर नॉन लिविंग एंड अदर्स आर लिविंग। Now next question, give an example of a non-living thing which shows any 2 characters of living things। अब हमें कोई ऐसी non-living एग्जाम्पल बतानी है जो 2 लिविंग, एटलीस्ट 2 लिविंग कैरेक्टर्स भी शो करता हो। लेट्स सी। सो आवर आंसर इज अ कार और ए बस। ठीक है, they both are non-living, okay, and they need energy, that is fuel, okay, and they move from one place to another, and the living beings also need energy, ठीक है, in the form of food, and we also move from one place to another, so that is an example of non-living which have 2 living characters. Next question. Now next question is question number 6. Which of the following non-living things listed below were once part of a living thing? अब इसमें कह रहे हैं कि नीचे इन्होंने ये लिस्ट दी है, ठीक है, ये लिस्ट है हमारी जो नॉन लिविंग थिंग्स की है, बट अब इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे वो एक बार लिविंग बीइंग्स का पार्ट रह चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं बटर। बटर वैसे तो नॉन लिविंग है, लेकिन ये बनता किससे है, मिल्क से, और मिल्क किसका होगा, एनिमल्स का, दैट इज द लिविंग पार्ट, सो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा बटर। नेक्स्ट इज लेदर।
अब लेदर जो है वैसे तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन वो बनता किससे है? एनिमल की स्किन से, और जो स्किन होती है वो तो लिविंग होती है, तो लेदर भी एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। अब सॉइल, सॉइल तो वैसे भी नॉन लिविंग होती है और इसके कंपोनेंट्स भी नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है। वूल, अब वूल वैसे तो नॉन लिविंग है, लेकिन ये बनती किससे है? शीप के, गोट के स्किन से। ठीक है। अब क्योंकि स्किन लिविंग होती है तो वूल जो है वो एक लिविंग का पार्ट हो गई। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब किसका पार्ट हो गया? इलेक्ट्रिसिटी से हो गया। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वैसी ही नॉन लिविंग होती है। कुकिंग ऑयल, अब कुकिंग ऑयल जो है वो वैसे तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट किससे होता है? प्लांट्स से होता है। ठीक है। तो और प्लांट्स जो है वो लिविंग है, तो इसलिए जो कुकिंग ऑयल है वो लिविंग का पार्ट हो गया। सॉल्ट, अब हमें सॉल्ट किससे मिलता है? वाटर से मिलता है। वाटर खुद में ही एक नॉन लिविंग है, तो सॉल्ट नॉन लिविंग हो गया, तो सॉल्ट उसका लिविंग का पार्ट नहीं हुआ। एप्पल, अब एप्पल जो है वो एक फ्रूट है, वैसे तो नॉन लिविंग है, लेकिन अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये एक प्लांट का पार्ट है। अब क्योंकि ये प्लांट का पार्ट है तो कभी ना कभी तो लिविंग के कांटेक्ट में होगा ही। ठीक है। तो इसलिए जो एप्पल है वो लिविंग हो गया। अब रबर, रबर वैसे तो नॉन लिविंग है, लेकिन हमें मिलती कहाँ से है? प्लांट से मिलती है। अब क्योंकि रबर जो है वो प्लांट का पार्ट हो गई, तो इसलिए ये वंस इन द लाइफ टाइम ये भी एक लिविंग से कनेक्ट हो गई। तो इसमें हमारे कौन से एग्जांपल्स हुए? बटर, लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल एंड रबर। ठीक है। ये हमारे वो एग्जाम्पल्स हुए जो वैसे तो नॉन लिविंग है, बट once in their lifetime they are connected to the living beings. Now next question, question number 7, list the common characters of the living things. अब कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टर्स हमें बताने हैं जो हर एक लिविंग में होते ही होते हैं, दैट आर कंपल्शन टू बी। So the common characters are, first is cellular organization, that is all the organisms lifespan start from a single cell. Second is energy use, that is we convert our food into energy and that energy will be used in the body functions processes. Growth and development, that is we increase in height, that is we increase in height. ठीक है। we our organs, our body parts develop from our juvenile phase to the adult phase. Next is reproduction, that is to reproduce the young ones and to pass and to increase the population. Response to stimuli, that is if any environmental changes occur in our surroundings, we respond to them and adapt our body according to that. Homeostasis, that is maintain our body temperature according to the surroundings. Now next, adaptation, that is the same, that according to the environmental changes we change our body accordingly. Now next question, so our next question is, explain why speed is important for survival in the grasslands for animals that live there. So here they are saying that कि जो ग्रासलैंड्स में एनिमल्स रहते हैं उनके लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए, उनको ज़िंदा रहने के लिए स्पीड इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो इसमें हिंट उन्होंने दिया है, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट्स।
तो फिर इसमें जो है उन्होंने ये हिंट दिया है कि जो कुछ ट्रीज और प्लेसेस ऐसे हैं एनिमल्स के हाइड होने के लिए ग्रासलैंड हैबिटेट में। तो उनके लिए स्पीड जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट तो हो गया लैक ऑफ कवर, कि जो ग्रासलैंड्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, ग्रास है, उसमें जो लैंड एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो कवर नहीं हो पाते, वो क्लियरली विजिबल होते हैं। सेकेंड पॉइंट हो गया हाई विजिबिलिटी, क्योंकि वो क्लियरली विजिबल होते हैं, क्योंकि जो ग्रासेस और श्रब्स हर्ब्स हैं उनकी हाइट्स इतनी नहीं होती कि वो एनिमल्स को हाइड कर सकें। थर्ड इज़ प्रीडेटर प्रे डायनेमिक्स। तो इसमें क्या है, क्योंकि जो वो एनिमल्स हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, इसीलिए जो है वो उनके जो प्रीडेटर्स हैं वो उन्हें ईजीली फाइंड करके उनको मार के खा सकते हैं। तो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, क्योंकि जो ग्रासलैंड है उसमें हाइड नहीं हो सकते एनिमल्स, तो इसलिए उनकी जो सर्वाइवल है वो उनके स्पीड पर डिपेंड करती है। फिफ्थ हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में हो गया कि जितनी उनके पास एनर्जी कंजर्व होगी उतना ही वो स्पीड से रन कर पाएंगे और उतनी जल्दी वो अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंच पाएंगे। So we have done with our questions and now our chapter is complete. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।